हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ फीवर। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं टेम्परेचर का ही एक सब टॉपिक है फीवर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं फीवर क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट कि क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ फीवर, कॉजेज ऑफ फीवर, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फीवर कोज करती है हमारी बॉडी में। टाइप ऑफ फीवर, सिस्टम अफेक्टेड बाय फीवर, कि कौन कौन से सिस्टम है जो अफेक्टेड होते हैं फीवर से। और नर्सिंग केयर क्या होती है फीवर के दौरान, कि अगर किसी पेशेंट को फीवर हो जाता है तो नर्स एक कैसी केयर प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फीवर। फीवर का मतलब होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो हम उसे फीवर या पायरेक्सिया बोलेंगे। पायरेक्सिया और फीवर एक ही चीज़ होती है। तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा है तो उसे हम फीवर बोलेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इससे अबव जा रहा है, जैसे कि फ़ारेनहाइट में देखिए तो 102 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर किसी का आ रहा है, किसी पेशेंट का आ रहा है या किसी पर्सन का आ रहा है, तो उसे हम फीवर बोलेंगे। और ये नॉर्मली हम देखें तो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तब फीवर होता है, या फिर कोई डिज़ीज़ हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो जाए तब होता है। ब्लड डिज़ीज़, अगर ब्लड में कोई डिज़ीज़ हो, जैसे कि कोई कैंसर, ल्यूकेमिया टाइप का कोई कैंसर हो, तो उसमें उस दौरान भी फीवर होता है। अब इसके देखेंगे हम कॉजेज़ क्या होते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो हमारी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर हुई है वो उसे किल कर देती है। वो टेम्परेचर उस फॉरेन बॉडी को किल कर देता है, इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वही इम्यून सिस्टम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है ताकि वो फॉरेन बॉडी वहीं पे किल हो जाए। फिर आता है डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम में कोई डिजीज़ है तो तब भी फीवर हो सकता है। कोई मेलिग्नेंट न्यूरोप्लाज्म है तब भी तब भी फीवर हो सकता है। और ब्लड डिजीज़ जैसे कि ल्यूकेमिया, अगर ल्यूकेमिया है तो ल्यूकेमिया का जो साइन है वो फीवर होता है। फिर देखेंगे हीट स्ट्रोक। अगर कोई पर्सन है जो बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वो पर्सन अगर बाहर से अपने घर में आ रहा है तो उस पर्सन का टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ मिलेगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमेशा इंक्रीज़ मिलेगा। फिर है डिहाइड्रेशन, सर्जिकल ट्रॉमा, एलर्जी रिएक्शन
अगर एलर्जी, नॉर्मली पर्सन को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, या तो फीवर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, या फिर स्किन पे रेसेस होंगे, इचिंग होगी, या फिर अदर सिम्टम देखे जा सकते हैं ड्यूरिंग एलर्जी। अगर पर्सन को एलर्जी है तो फीवर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फीवर हो ही, लेकिन फीवर होने के भी चांसेस होते हैं। साथ ही साथ इचिंग होती है, रेसेस होते हैं, ये सब भी एलर्जी के साइन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप कि कौन कौन से किस के फीवर के कौन कौन से टाइप होते हैं और किस के अकॉर्डिंग उन टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो एक तो टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर मॉर्निंग में हो रहा है तो कौन सा टाइप होगा, मॉर्निंग इवनिंग में हो रहा है तो कौन सा टाइप होगा। टेम्परेचर के डिग्री के अकॉर्डिंग भी फीवर को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है कांस्टेंट या फिर कंटिन्यूअस पायरेक्सिया, कि कांस्टेंट या कंटिन्यू फीवर क्या होता है। तो इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। कि नॉर्मली जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो 37 डिग्री नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इसमें 2 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होगा। जैसे कि 37 है तो 39 तक बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और ये बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा देखा जाएगा। कि कुछ पर्सन होते हैं जिनमें जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सुबह शाम बुखार होती है, फीवर होता है, तो इसका मतलब है कि उससे कांस्टेंट फीवर हो रहा है। कि एक टाइप होता है फीवर का जो कि कांस्टेंट है, जिसमें 2 डिग्री फीवर इंक्रीज़ होता है, 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर ये इंक्रीज़ होता है। और ये इसका पीरियड देखे, टाइम ड्यूरेशन देखे तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, या तो 3 दिन तक रहता है, फ्यू डेज, नॉर्मली 3 दिन तक देखा जाता है, या फिर कुछ वीक, कुछ हफ्तों तक ये फीवर होता है। फिर आता है इंटरमिटेड फीवर। ये जो होता है ये टेम्परेचर अराइज होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर एक इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो टेम्परेचर वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसके बाद आता है रिमिटेंट फीवर। इस फीवर में जो होता है वो जो वेरिएशन होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर का वेरिएशन होता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो इसमें जैसे कांस्टेंट में 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हो, ये पूरे दिन भी रह सकता है। और ये नॉर्मल भी कब हो ये कह नहीं सकते कि किस टाइम पे ये नॉर्मल कंडीशन होगी, कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, ये कह नहीं सकते पूरे दिन भर में। मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पर ये हाई भी हो सकता है, या फिर पूरे दिन भर में भी ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज रह सकता है। फिर आता है रिलैप्सिंग फीवर। जो रिलैप्सिंग फीवर है वो ये किसी एक डिजीज़ के कारण होता है। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है और उसकी वजह से अगर फीवर हो रहा है तो उसे रिलैप्सिंग फीवर कहेंगे। फिर आता है रेगुलर फीवर। जो रेगुलर फीवर होता है वो इरेगुलर फीवर, इसका एक पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं होता है, ये किसी भी टाइम पे आ सकता है। इसकी जो टेम्परेचर देखिए कि कितनी डिग्री का इंक्रीजमेंट होता है, तो वो भी कोई पर्टिकुलर नहीं है इसका। जैसे कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फीवर होता है, फिर दिन में देखिए तो बहुत कम फीवर, फिर शाम को फिर
इसके टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये इरेगुलर होता है। ये जो टेम्परेचर होता है वो इरेगुलर होता है, इसीलिए इसे इरेगुलर फीवर कहते हैं। फिर इसे जो फीवर है इसे कुछ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जैसे कि लो पायरेक्सिया। अब लो पायरेक्सिया किसे कहते हैं? अगर 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर टेम्परेचर है तो उसे लो पायरेक्सिया कहते हैं। लो पायरेक्सिया या नॉर्मल कंडीशन भी हम कह सकते हैं इसे। फिर आता है मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कि थोड़ा 2-3 डिग्री का इंक्रीजमेंट हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसे मॉडरेट पायरेक्सिया या फिर मॉडरेट फीवर कहेंगे। फिर आता है हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया में टेम्परेचर जो होता है, जो अगर हम किसी पर्सन का टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो आएगा वो 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आएगा, या फिर 105 भी आ सकता है, 103 भी आ सकता है, या इन दोनों के बीच में भी अगर टेम्परेचर आ रहा है तो उसे हम हाई पायरेक्सिया बोलेंगे। इसके बाद हाइपर पायरेक्सिया। ये होता है कि अबाउ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अबाउ है, अगर किसी पर्सन का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं और उसमें 105 से अबाउ अगर टेम्परेचर आ रहा है तो उसे हम हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। इसके बाद है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब है कि when the body temperature arise to 105 or above it is हाइपरथर्मिया। कि अगर 105 है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसे हाइपरथर्मिया बोलेंगे। और फिर आता है हाइपोथर्मिया। कि हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ भी तो हो सकता है, तो हाइपरथर्मिया किसे बोलेंगे? तो बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम टेम्परेचर जा रहा है तो उसे हाइपोथर्मिया बोलेंगे। इसके बाद आता है कि कौन कौन से सिस्टम फीवर के साथ फीवर की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम फीवर है किसी पर्सन को, उसे स्वेलो करने में परेशानी होगी और ब्रीथिंग लेने में परेशानी होगी। स्वेलो करते टाइम जो इसोफेगस है उस वहाँ पे इरिटेशन होगी, और ब्रीथिंग के टाइम पे जो एयर है वो हॉट होगी, वार्म होगी, जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट होगी। सेकेंड है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी डाइजेस्टिव कैनाल होती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसोफेगस से माउथ से लेके रेक्टल तक जो कैनाल है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसमें जो माउथ होगा, जो फीवर की कंडीशन होगी तो माउथ ड्राई हो जाएगा और कोटेड टंग हो जाएगी। टंग पे एक वाइट येलो कलर की परत आ जाएगी फीवर के टाइम पे। और लॉस ऑफ एपेटाइट, तो भूख भी बहुत कम लगेगी। इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमक जो है उसमें जो एंजाइम वगैरह सिक्रेट होते हैं वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएंगे और डाइजेशन नहीं हो पाएगा। नोज़िया एंड वोमिटिंग रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। फिर आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, कि जो यूरिन पास आउट होता है हमारे नॉर्मली वो उससे कम यूरिन पास आउट होगा।
बर्निंग होगी जब वॉइडिंग के टाइम पर बर्निंग जैसी फीलिंग होगी, जो यूरिन होगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉइडिंग के टाइम पर बर्निंग जैसा फील होगा। फिर आएगा हाई कलर्ड यूरिन, कि जो यूरिन का कलर है, जो नॉर्मल येलोविश कलर होता है यूरिन का, वो डार्क येलो कलर हो जाएगा ड्यूरिंग फीवर। फिर आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हेडेक होगा, अगर पेशेंट को फीवर है तो हेडेक होगा। हेडेक के साथ साथ रेस्टलेसनेस फील करेगा, कि वो बहुत कमज़ोर फील करेगा। फिर आएगा इरिटेबिलिटी फील करेगा। इंसोमिया, प्रॉपरली नींद नहीं आएगी उसे। फिर आता है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, बॉडी पेन रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, बॉडी की जो मसल्स है जैसे कि हाथ पैर, ये सब, इन सब में पेन होने लग जाएगा। और जो जॉइंट है, हाथ के एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, इन सब में पेन शुरू हो जाएगा। फिर आता है इंटेगुमेंट्री कैनाल सिस्टम। इसमें जो ये जो सिस्टम है ये स्किन से रिलेटेड, और इसमें हेवी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी ड्यूरिंग फीवर। इसके बाद आता है कि पेशेंट को जो नर्स के थ्रू जो केयर दी जाती है, वो कौन कौन सी केयर दी जाती है। तो जो नर्स है, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो जो नर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रेगुलर उस पेशेंट का टेम्परेचर चेक करें, और जो वेरिएशन आए उसे नोट करे, और ऑब्ज़र्व करे कि उस पेशेंट के टेम्परेचर में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, या फिर वो टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हो रहा है। सेकंड, उसका जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रखें, कि फीवर के टाइम पे उसे किस टाइप की डाइट प्रोवाइड करवानी है, किस टाइप के उसे न्यूट्रिशन देना चाहिए। सेकंड, देखें तो उसे रेस्ट प्रोवाइड करवानी चाहिए, और एक कंफर्टेबल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट, की क्लाइंट को ऑब्जर्वेशन में रखें कि उसका टेम्परेचर हाई तो नहीं हो रहा, हाई हो रहा है तो उसे प्रॉपर मेडिकेशन दे, प्रॉपर उसकी केयर करें। फिर आता है एंकरेज ओरल हाइजीन एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट रखने के लिए उसे लिक्विड जो सॉल्यूशन है, लिक्विड जो होता है वो दिया जाए। और उसका माउथ हाइजीन, जो ओरल कैविटी है उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखने के लिए पेशेंट को एनकरेज करें। फिर आता है क्लोथिंग जो होता है वो लाइट होने चाहिए, मतलब लाइट कलर के होने चाहिए, और लूज़ होने चाहिए, कि टाइट ना हो, लूज़ हो और स्मूथ हो, और साथ ही साथ कॉटन के हो, और ऐसे क्लोथ्स हो कि जो पेशेंट को इरिटेट ना करें, कि वो उन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करें। ऐसे क्लोथ पेशेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए। गाइस, आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे आपको हर टाइप के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको हर सब्जेक्ट की क्लास में प्रोवाइड की जाती है। नर्सिंग से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व करवाए जाते हैं। तो गाइस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।